नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इस बात की जानकारी है और वो भी बेहतर जानकारी कि हम लोग हिंदी को लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिएगा, मैं बेसिकली हिंदी को लेकर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, अन्य सभी अपने अपने विषयों के साथ आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो चलिएगा, भाषा में हमने जो लास्ट टॉपिक अपना देखा था, अपनी कक्षा का जो लास्ट टॉपिक देखा था वो देखा था हमने विशेषण। और विशेषण हमने पूरा ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया था, एकदम पढ़ लिया था बढ़िया करके। अभी हम आगे चलते हैं और जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा विकारी शब्द का क्रिया। हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे वैसे तो, और इन विकारी शब्दों की जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संज्ञा। इसको संज्ञा कहते हैं वैसे तो, संज्ञा बात के लिए, क्योंकि ये ज्ञ होता है, बट फिर भी कोई बात नहीं, हमने बचपन से संज्ञा पढ़ा है, उसको संज्ञा ही आप पढ़ें। तो हम संज्ञा पढ़ेंगे और देखते हैं सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है। तो टॉपिक आप बना लें संज्ञा, टॉपिक आप थोड़ा मेंशन कर लें, लिख लें संज्ञा। तो हेडलाइन बनाएंगे अब संज्ञा। जब बात संज्ञा की परिभाषा की आती है तो दोस्तों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है संज्ञा कहलाते हैं। तो देख लीजिएगा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, करने या होने का बोध होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। भाई, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का क्या होता है? बोध होता है, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैं कह दूं उठना, जागना, भागना, दौड़ना, खाना पीना, चलना, सोना, गिरना, चढ़ना, उतरना। भाई, गिरना, जाना, आना, सोना, खाना पीना, चलना, गिरना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। भाई, मुख्य रूप से जिन शब्दों से बस इतना पता चले कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? वही हमारे क्रिया कहलाते हैं। बात क्लियर है? तो इतनी बात मैं समझता हूँ आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ गए हैं कि क्रिया होती है जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है। तो चलिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर ये कहते हैं, जैसे उदाहरण में हम लिखेंगे, जैसे कि चलना, जाना, आना, उठना, बैठना, गिरना आदि। तो ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। जैसे चलना, जाना, आना, उठना, बैठना, गिरना आदि। अब देखिएगा दोस्तों, जो संज्ञा होती है या संज्ञा होती है, आपने देखा मैंने कहा कि चलना, उठना, बैठना, गिरना, संभलना, ये आदि शब्द। तो यहां से एक चीज और निकल के सामने आती है और देखने को मिलती है कि जिन शब्दों के पीछे अधिकांश जिन शब्दों के पीछे ना लगा होता है ना, हमें एक चीज और समझ में आती है कि अधिकांश मतलब ज्यादातर, अधिकांश जिन शब्दों के अंत में
अधिकांश जिन शब्दों के अंत में ना प्रत्यय लगा होता है क्रिया कहलाते हैं। क्रिया कहलाते हैं। भाई अधिकांश जिन शब्दों के अंत में क्या लगा होता है भैया? अधिकांश जिन शब्दों के अंत में ना प्रत्यय लगा हो। प्रत्यय कहते हैं जो शब्द अंत में लगता है, जो शब्दांश अंत में लगता है। जैसे मैं कह दूं, और बहुत सारे अन्य शब्द बन सकते हैं, जैसे पढ़ाई में आई प्रत्यय हो गया। तो ऐसे ही जिन शब्दों के अंत में अधिकांश, मैक्सिमम, ये बात हो रही है मैक्सिमम केस की, बात के लिए मैक्सिमम केस में अधिकांश ऐसा होगा अगर जिनके अंत में ना लगा हो वो क्रियाएं होती हैं। अब अधिकांश ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और हमेशा अगर ऐसा नहीं होता कि जिनके पीछे ना लगा हो वो क्रिया है, तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, और जो अपवाद हैं वो देखते हैं सीधा। तो देखिएगा अपवाद हैं कुछ। अपवाद हैं कुछ। अपवाद में जैसे एक है नाना, भाई खजाना, है ना। जैसे एक शब्द है पखाना इत्यादि, ये गिने चुने शब्द हैं। भाई नाना शब्द अपने आप में क्या है साहब? संज्ञा। खजाना कोई क्रिया नहीं है, और ये पखाना नाम की भी कोई क्रिया नहीं है। तो ये हो गए अपवाद कि भाई जिनके पीछे ना लगा होता है वो क्रिया होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, और जो अपवाद हैं वो उनमें से कुछ अपवाद मैंने आपके सामने लिख दिए। बाकी संज्ञा की परिभाषा की अगर बात करते हैं तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है वो क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाते हैं। और जैसे हमने देखा था उठना, जागना, भागना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, और हमने देखा कि अधिकांश जिन शब्दों के अंत में ना प्रत्यय जुड़ा होता है वो क्रिया होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। उसके कुछ अपवाद हैं, अपवाद आपके सामने मैं लिख चुका हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है संज्ञा, के भेदों की। बात आती है संज्ञा के भेद। भाई भेद जो होते हैं ना उनको प्रकार भी कहते हैं। जब हम संज्ञा के भेदों की बात कर रहे होते हैं तो मुख्य रूप से जो हम संज्ञा पढ़ते हैं, अरे क्रिया, सॉरी फॉर दैट, क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार। तो देखिए अलग अलग बुक्स में या जो भी आप लर्निंग मटेरियल लेते हैं, अपने लिए स्टडी मटेरियल लेते हैं, तो उसमें अलग अलग चीजों में अलग अलग है। लेकिन अब आप ऐसे तो बड़ा संकट में रहेंगे, बड़ा परेशान रहेंगे कि भाई किसकी कैसे क्या बात माने, क्या अरेंज करें। तो देखिए मैंने अपनी सुविधा अनुसार इस क्रिया को जब जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ या जब भी हमारे बैचेस चलते हैं, हम जहाँ वैसे पढ़ाते हैं, तो एकदम बिल्कुल जिससे कि चीजें समझ में आ जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितना भी कंटेंट आप देख रहे हैं आपको सब बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो इसी मुहिम में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिएगा मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, अपने अनुसार पढ़ाऊंगा कि भाई इस तरीके से, और जैसे मैं आपको बताऊंगा अगर आप ऐसा पढ़ लेंगे, इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेंगे अपने नोट्स का या फिर इन चीजों का, क्लासेस का, तो वो शायद आपके लिए बेनिफिशियल होगा कहीं ना कहीं। ठीक है जी। तो चलिएगा देख लो मैंने क्या करा, इस क्रिया के भेद को या क्रिया के प्रकारों को मैंने दो भागों में बांट दिया। यानी कह दूं कि क्रिया के दो प्रकार हैं, या क्रिया के दो भाग हैं, क्रिया को दो भागों में बांटा गया। भाई क्रिया को दो भागों में जो बांटा गया मेरे अनुसार, या और बुक्स में भी ऐसा है, लेकिन बुक्स में अलग अलग चीजें दे रखी हैं, ऊपर नीचे मिक्स कर रखा है, बट क्या है मैं आपको स्पेशली अलग अलग इंडिकेट करके बता रहा हूँ। तो दो भाग होते हैं, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ।
क्रिया को दो भागों में बांट दिया। सबसे पहला है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा है आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। अब कर्म के आधार पर जो क्रियाओं को बांटा गया वो तीन भागों में बांटा गया, सॉरी दो भागों में। मुख्य रूप से कर्म के आधार पर दो भाग हैं। कौन से? सबसे पहला है आपका सकर्मक, सबसे पहला आपका है सकर्मक, और नंबर दो है आपका अकर्मक, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और एक आपका इन्हीं का भाग होता है, लेकिन वो मुख्य रूप से कर्म के आधार पर ऐसा नहीं होता। हम तीन टाइप पढ़ते हैं, बल्कि कर्म के आधार पर हम भाग तो दो ही पढ़ेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया दो ही होती है, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन जो तीसरा जो टाइप होता है वो टाइप नहीं है, बेसिकली वो इनमें सकर्मक का ही भाग है, और उसका नाम है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, बात क्लियर है? तो कर्म के आधार पर ये हुए। रचना के आधार पर बेसिकली देखो, कर्म के आधार पर दो हैं, रचना के आधार पर चार हैं। ये तीसरा तो इसका ही एक भाग है, तो इसको तीन नहीं पढ़ेंगे, केवल दो भाग पढ़ते हैं। इसका ही एक भाग ये है, तो वैसे तीन हो जाते हैं, बट है इसके मुख्य रूप से दो भाग। ऐसे ही रचना के मुख्य रूप से चार भाग हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं पांच हैं। सबसे पहला जो रचना के आधार पर हम पढ़ते हैं, चलिए इस टॉपिक को हम अगले पेज पर देख लेते हैं। नेक्स्ट, रचना के आधार पर हम क्रिया देख लेते हैं। मुख्य रूप से चार होती हैं। रचना के आधार पर क्रिया। बात क्लियर? रचना के आधार पर क्रिया देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है रचना के आधार पर, वो है आपका नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। नंबर दो आपकी है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया। नंबर तीन है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अगला है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। ये मुख्य रूप से चार भाग हैं, लेकिन एक स्पेशल पार्ट और होता है जो इसके मुख्य चार भागों के अंदर या इसके रचना के आधार पर जो मुख्य क्रियाएं होती हैं उनके भागों में नहीं गिना जाता, वो उसे हम अलग से पढ़ते हैं, और वो है आपका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तो मैं समझता हूं यहां तक ये बातें आपको समझ में आई हैं। भाई क्रियाओं के भेद या क्रियाओं के प्रकार, तो मैंने अपने अनुसार क्रियाओं को दो भागों में बांट लिया, तो कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर।
और रचना के आधार पर जब मैंने क्रिया देखी तो रचना के आधार पर मैंने क्रियाएं कितनी देखी, मुख्य रूप से 4 क्रियाएं देखी और वैसे एक स्पेशल पार्टिकल जिसमें 5वीं क्रिया भी क्या है। तो मैं समझता हूं ये बातें आपको यहां तक समझ में आई हैं दोस्तों। अगर यहां तक समझ में आई हैं तो चलिएगा आप हेडिंग नोट करेंगे कर्म के आधार पर क्रियाएं, और आज हम कर्म के आधार पर क्रियाएं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग नोट करेंगे आप, कर्म के आधार पर क्रियाएं। कर्म के आधार पर क्रियाएं, और कर्म के आधार पर मुख्य रूप से 2 ही क्रियाएं हैं। एक तो आपकी सकर्मक और एक आपकी अकर्मक। भाई देखो दोस्तों, स का मतलब होता है साथ में, और कर्म का मतलब हो गया कर्म। तो यहीं से इसकी परिभाषा नोट हो गई कि जिस क्रिया के साथ में कर्म होगा या जिस क्रिया के साथ में कर्म दिया गया हो वह सकर्मक कहलाती है, या जिस वाक्य में क्रिया पर कर्म का प्रभाव पड़ता हो या क्रिया पर कर्म का प्रभाव पड़ता हो वह हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है, या ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता हो वह भी हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो कुछ गिनी चुनी बातें हैं वो हम आगे लिखेंगे अभी। बाकी अकर्मक क्रिया, ए का मतलब होता है रहित, मतलब के बिना, कर्म मतलब कर्म, यानी जिसमें कर्म ना हो, यानी जिसमें कर्म जिसमें कर्म न हो। भाई जिसमें कर्म न हो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बात क्लियर है दोस्तों। भाई जिसमें कर्म नहीं होता या जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर जिस वाक्य में या जिसमें क्रिया पर ना कर्ता का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव? कर्ता का प्रभाव। कर्ता का प्रभाव। अकर्मक में क्या होता है? कर्ता का प्रभाव, और सकर्मक में होता है कर्म का प्रभाव। कर्म का प्रभाव। सकर्मक में होती है कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता। अकर्मक में होती है कर्ता की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता अकर्मक में, और सकर्मक में होती है कर्म की प्रधानता। यहां होती है कर्म की प्रधानता और यहां होती है कर्ता की प्रधानता। तो सकर्मक क्रिया वो जिस क्रिया में के साथ कर्म जुड़ा हो, सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा होता है वो अकर्मक क्रिया। सकर्मक में कर्म की प्रधानता होती है या कर्म का प्रभाव पड़ता है क्रिया पर, और अकर्मक में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता का प्रभाव पड़ता है। बात करिए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दो देखिएगा भाई, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई एक सेंटेंस है, एक वाक्य में आपको दे रहा हूं और इसमें कर्म है और बताओ मुझे इसमें क्रिया कौन सी, तो आप कहेंगे ये भी कोई पूछने वाली बात थी, ये तो हुई सकर्मक क्रिया, क्योंकि अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो जिस क्रिया में क्रिया के साथ कर्म दिया गया हो तो वो सकर्मक होती है। और मैंने तो ये बात आपको पहले ही बता दी कि भैया ये वाक्य दिया गया है और इसमें कर्म है तो क्रिया बताओ, तो आप कहते हैं जब इसमें कर्म है तो सकर्मक क्रिया, और मैं कह दूं इस वाक्य में कर्म नहीं है तो आप कह देंगे अकर्मक क्रिया।
भाई मैं आपको कह दूं एक वाक्य है उसमें कर्म नहीं है, क्रिया कौन सी, तो आप कहेंगे अकर्मक, ये कोई पूछने वाली बात है? और मैं कह दूं इस वाक्य में कर्म है तो कहेंगे ये सकर्मक क्रिया, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो मसला मुझे जो नजर आ रहा है, मुझे जो मसला नजर आ रहा है, मुझे जो एक बात नजर आ रही है वो आ रही है कि कर्म के वाक्य में सिर्फ कर्म का पता चल जाए बस, कैसे भी करके। तो चलिए मैं कर्म की पहचान बता देता हूं मैं आपको। कर्म की पहचान, तो देखिएगा दोस्तों, ये एक नोट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लेना। क्या है कि कर्म की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व मतलब पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले। कर्म की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व या पहले क्या एवं किसे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है, यदि वाक्य बन जाए या कोई अर्थ निकलता हो तो उस क्रिया के साथ कर्म होता है। अन्यथा नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, एक स्टेटमेंट है ना आपके सामने लिखी, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई। अभी हम देख रहे थे, अगर मुझे कोई ये बता दे इस वाक्य में कर्म है और पूछे क्रिया कौन सी, मैं कह दूं सकर्मक, कह दे कर्म नहीं है, मैं कह दूं अकर्मक। तो मसला सिर्फ कर्म का है कि हमको कर्म पता चल जाए बस, कैसे भी करके। तो मैंने आपको दे दिया कि कर्म की पहचान के लिए मैंने क्या बोला, कर्म के दोस्तों, ये थोड़ा सा यहां की कर लीजिएगा। भाई कर्म की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व या पहले क्या एवं किसे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। यदि वाक्य बन जाए या कोई अर्थ निकलता हो तो उस क्रिया के साथ कर्म होता है, अन्यथा नहीं। अब इस बात के प्रयोग के लिए, इस बात की और बेहतर जानकारी के लिए तो कुछ चीजें और देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा, उदाहरण है, देखिएगा दोस्तों, मैंने कहा माताजी खाना पकाती हैं।
भाई मैंने कहा माताजी खाना खाना पकाती हैं, मैंने बोला माताजी खाना पकाती हैं, तो क्रिया क्या है पहले बताइएगा। क्रिया इसमें है पकाती, पकाना अपने आप में क्रिया है। तो इससे पहले आपको दो शब्द लगा के देखने हैं, क्या और किसे। जैसे मैंने बोला क्या पकाती हैं, तो आपने तुरंत कहा खाना। मैंने बोला क्या पकाती हैं, तो आपने बोला खाना, तो आंसर मिल गया, वाक्य बन गया। कोई अर्थ निकला? बिल्कुल निकला। यदि कोई अर्थ निकलेगा तो क्रिया कैसी होगी, ये इसके अंदर जो क्रिया प्रयोग की गई वो है आपकी सकर्मक। जरूरी नहीं है कि क्या और किसे दोनों से वाक्य बने सकर्मक के लिए, या तो क्या से बन जाए या किसे से बन जाए, और यदि बनता हो वाक्य तो उसमें आपकी वह क्रिया आपकी क्या होती है, सकर्मक क्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक और नया एग्जांपल लेते हैं, मैं कह दूं दादाजी ने राहुल को पीटा। दादाजी ने राहुल को पीटा। आप मुझे इतना बताएं इसमें क्रिया कौन सी है, इसमें क्रिया कौन सा शब्द है, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं। तो इसमें क्रिया शब्द है पीटा, और जो क्रिया है उससे पहले आपको दो शब्द लगा के देखने हैं। एक तो है कि क्या पीटा, तो आप कहेंगे पता नहीं, इसका कोई आंसर नहीं निकल रहा। फिर आपने दूसरा एक प्रयोग देखा कि किसे पीटा, तुरंत आपको आंसर मिला राहुल को। तो यानी इससे हमारा वाक्य बन गया, तो ये क्रिया भी कैसी है, सकर्मक। अब देखिएगा यदि वाक्य क्या और किसी से नहीं बनता हो तो क्रिया अकर्मक होगी कैसे। मैंने बोला माताजी घर जाती हैं या घर जाएंगी। ये इस वाक्य को थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा कि राम विद्यालय जाएगा या राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। तो क्रिया कौन सा शब्द है दोस्तों, क्रिया शब्द है जाता। और हमने क्या सीखा, क्रिया से पहले क्या और किसे लगा के देख लो। जैसे मैंने बोला क्या जाता है, कोई आंसर नहीं मिला। फिर मैंने प्रयोग देखा किसे जाता है, फिर से मुझे कोई आंसर नहीं मिला। भाई क्या जाता है पता नहीं, किसे जाता है पता नहीं। जब वाक्य इनसे नहीं बन रहा तो ऐसी स्थिति में यह क्रिया आपकी कहलाएगी अकर्मक। जैसे मैं कह दूं रोहन रोता है, जैसे मैं कह दूं रोहन रोता है, रोहन रोता है,
तो क्रिया कौन सा शब्द है इसमें? रोता। तो इससे पहले आप प्रयोग करें, क्या रोता है? कोई आंसर नहीं बना दोस्तों। दूसरा मैंने बोला किसे रोता है, इसका भी कोई आंसर नहीं बना भाइयों दोस्तों। तो इस आधार पर यह क्रिया भी, या इसके इस वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त है वो कैसी है? अकर्मक क्रिया। तो मैं समझता हूं कि कर्म की पहचान आप बहुत अच्छे समझ गए। यदि क्या और किसे लगाने से वाक्य बनता है तो सकर्मक होगी क्रिया, और नहीं बनता तो अकर्मक होगी। तो देखिए सकर्मक अकर्मक आपके हो गए। इसके बाद चलते हैं, हेडिंग आप नोट करेंगे बहुत तेजी से, और लिखेंगे द्विकर्मक क्रिया। ये स्पेशल पार्ट है, ये सकर्मक क्रिया का एक भाग होता है। पहली बात तो ये, भाई द्विकर्मक क्रिया भाई ऐसी क्रिया जिसके साथ कितने कर्म हो? दो कर्म हो। और हमने सकर्मक में क्या पढ़ा था कि इस क्रिया में कर्म होता है। तो भाई बात तो वही है ना कि जिस क्रिया में कर्म होगा वो क्रिया सकर्मक ही तो कहलाएगी। बस ये है कि इसमें दो कर्म होते हैं द्विकर्मक, तो ये सकर्मक का ही एक भाग है। तो देखिएगा, द्वि का मतलब दो, कर्म का मतलब कर्म, यानी ऐसी क्रिया जिसमें कितने कर्म हो गए? दो कर्म हो गए। अब इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान के लिए लिखेंगे आप, जब वाक्य क्या एवं किसे, क्या एवं किसे दोनों शब्दों के प्रयोग से बनता है, शब्दों के प्रयोग से बन जाता है, शब्दों के प्रयोग से बन जाए, तब वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। भाई जब वाक्य क्या और किसे दोनों के प्रयोग से, दोनों शब्दों के प्रयोग से बन जाए तब वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। और किसके, क्या और किसी का प्रयोग कहां करेंगे? क्रिया से ठीक पहले। तो चलिएगा इसका बेहतर उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि मास्टर जी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो बताइएगा जल्दी फटाक से, इसमें क्रिया कौन सा शब्द है? पढ़ाई क्या है हमारा? क्रिया। तो इससे पहले आप क्या करेंगे? क्या और किसी का प्रयोग करेंगे। देखिएगा जैसे, भाई क्या पढ़ाई, आप कहेंगे हिंदी। और दूसरी बात, किसे पढ़ाई? आप कहेंगे छात्रों को। बात समझ में आई? भाई जब वाक्य क्या और किसे दोनों से बन जाता है तो ऐसी स्थिति में वह आपकी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया।
बात क्लियर दोस्तों? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं राजू ने सुमित्रा को पुस्तक दी, तो क्या दी? पुस्तक। और किसे दी? सुमित्रा को। तो देखिएगा दोस्तों, कर्म के आधार पर आपकी पूरी क्रियाएं खत्म हो गई, ये ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ठीक है। और नई वीडियो में हम मिलेंगे रचना के आधार पर क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, गुड लक टू ऑल, बाय।